मैं हूं आपके साथ आसिफ खान और इस वक्त आप देख रहे हैं मुस्तकबिल हिंद। मुस्तकबिल हिंद में आज मेरे साथ हैं जॉइंट जनरल मैनेजर ऑफ पवन हंस लिमिटेड मोहम्मद अमीर साहब। खैर मकदम अमीर साहब। शुक्रिया साहब जी अमीर साहब, आप इस वक्त एक बड़ी पोजीशन पर हैं पवन हंस लिमिटेड में। पवन हंस के बारे में लोग ये जानते हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनी है। इससे ज़्यादा हमारे नाजरीन को और क्या जानना चाहिए कि पवन हंस क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पवन हंस का फॉर्मेशन 1986 में श्री राजीव गांधी ने किया था। उस वक्त हिंदुस्तान में जो आयल सेक्टर है वहाँ पे फॉरेन ऑपरेटर अपने हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे और हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज जाता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करके इस पवन हंस का मतलब बनाया गया और उस टाइम पे 42 हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए जो कि शुरुआत में फ्रेंच मेड थे 21 और 21 वो यूके मेड थे और दोनों फ्लीट को मिला करके कम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्लीट को मिला करके पवन हंस का फॉर्मेशन हुआ था। पवन हंस का फॉर्मेशन का मतलब ये था, एक तो ऑयल सेक्टर को ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर्स देने का, दूसरा जो मकसद था जो हिंदुस्तान के इनएक्सेसिबल एरियाज हैं उनको कवर करने का, और उससे आगे बढ़ करके जो एरिया ऐसे हैं जो नेक्सलाइज्ड अफेक्टेड एरियाज हैं या ऐसे हिली ट्रेन में हैं जहाँ पे कोई मोडस मोमेंट के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का चुनाव किया गया था। मैं दरअसल ये जानना चाहता था इसके पीछे कि हम ये सुनते आ रहे हैं कि जैसे हमें प्लेन एक सवारी के लिए हमारे पास एक जरिया है, या ट्रेन है हमारे पास अपने सफ़र में कहीं जाने के लिए एक जरिया, बस है हमारी अपनी कार, प्राइवेट कार है, आसानी से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हेलीकॉप्टर को एक सवारी के तौर पे इस्तेमाल करने की बातें हम सुनते आ रहे हैं। मैं दरअसल ये वाला सवाल आपसे करना चाह रहा था कि क्या पवन हंस इस बारे में सोच रहा है या कोई और कंपनी या सरकार सोच रही है इस बारे में? सरकार ने अभी शुरुआत इस सिलसिले में कर दी है कि जितने भी हिंदुस्तान के इनएक्सेसिबल एरियाज हैं उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। उस सिलसिले में सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है और इनका लक्ष्य है अभी तक 72 हेलीपोर्ट बनाने का। उसमें काफ़ी हद तक इन्होंने कामयाबी भी पाई है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट जो पहला हेलीपोर्ट है वो आपके रोहनी में पवन हंस ने तैयार किया है और वहाँ से हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन संभव हो सका है। उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है, अभी हमारे ऑफिसेज भी वहाँ बन गए हैं और दूसरे डिफरेंट कंपनीज के भी हेलीकॉप्टर्स को वहाँ रख रखाव के लिए इंतज़ाम किया गया है। आम आदमी के लिए कब तक ये एक्सेसिबल है और कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा? आम आदमी के लिए ही बेसिकली हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन चालू हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में जहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे आपको सी में जाना पड़ता था, आज वहाँ हम आधे घंटे में आम आदमी वहाँ पहुँच रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब्सिडी की वजह से। आपके लक्षद्वीप में जो कि वहाँ पे 36 आयरलैंड हैं और उसमें 10 ऐसे आयरलैंड हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको कनेक्टिविटी करने के लिए भी हेलीकॉप्टर पवन हंस प्रोवाइड कर रहा है। आपका लक्षद्वीप आ गया, अब अंडमान निकोबार आ गए, इन सब एरियाज में पवन हंस हेलीकॉप्टर वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ऐसे जैसे नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज हैं या अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप तो मैं खुद भी गया और मैंने यूज़ किया है हेलीकॉप्टर वहाँ पे करावती से जाने के लिए। कावरत्ती से अंद्रोथ हम लोग जी। तो दरअसल मेरा सवाल ये है कि आज बहुत फास्ट मोमेंट के लिए अगर हम हेलीकॉप्टर को यूज़ करना चाहें, दिल्ली से देहरादून जाना है, दिल्ली से मेरठ जाना है या हमें एकदम से आगरा जाना है, इस मोड में कब आएगा हेलीकॉप्टर? मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक मुल्क है, 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, फिर भी हमारे पास सिर्फ 264 हेलीकॉप्टर्स हैं जो सिविल सेक्टर में हैं। सिर्फ 264 हेलीकॉप्टर हैं पूरे मुल्क में। ब्राज़ील एक छोटा मुल्क है,
और मेरे ख्याल से हमारे मुंबई के बराबर का मुल्क है, उसके पास 1000 हेलीकॉप्टर। नहीं, ब्राजील बड़ा मुल्क है। ब्राजील जो आबादी है, हाँ, आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं। आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी आबादी कितनी है और उनकी आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्राजील इतना कम लोग में भी उनके पास 1000 हेलीकॉप्टर्स हैं और हमारे पास 200। तो अभी इस एरियाज में बहुत काम करने की जरूरत है और हेलीकॉप्टर के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल एवोकेशन है। मेडिकल आपको एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त होता, जैसे फॉरेन कंट्रीज में मैंने देखा है, तो आसानी से। अभी कल की बात है जी, हमारे खुद के जनरल मैनेजर, उनके फादर बेचारे आईसीयू में थे, उनको एम्स लाना था। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल हम पेशेंट को हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट कर पाते, तो शायद आज वो दुनिया में होते। लेकिन वो ना होने की वजह से उनको एयर एम्बुलेंस इतने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो ला नहीं सके। और बिल्कुल, ये एक बड़ी दुख की खबर है जो आपने बताई। अफसोस है हमें भी कि ये हो ना सका। मैं एक दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ। अभी आपने एक बात कही कि अभी आप ही के जनरल मैनेजर हैं, उनको हेलीकॉप्टर से हम हॉस्पिटल तक नहीं ला सके। लेकिन एक दूसरी आयरनी है यहाँ पे कि जिसके पास पैसा होता है वो अपने लड़के की बारात हेलीकॉप्टर में ले जाता है, अपने लड़के को दूल्हा बनाता है, वो हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जी। तो ये चीज़ें भी हैं। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था, उसमें रीज़न है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन महंगा है और गवर्नमेंट उस पर अगर विचार करे, उसमें सब्सिडी दे, जैसा कि हम और एरियाज में, जैसे अभी जे.एंड.के गवर्नमेंट में इन्होंने सब्सिडी दे रहे हैं, वहाँ जे.एंड.के पुलिस को हम लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए हैं। आपका गचरौली में हम हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ की पुलिस को नक्सल ऑपरेशन के लिए। और आम आदमी के लिए जब तक कि गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आएगी तब तक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। खासतौर से जो हिली एरियाज हैं, आपने अभी जे.एंड.के का जिक्र किया, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जे.एंड.के हो, या नॉर्थ ईस्ट के हिली एरियाज हो, दार्जिलिंग हो या साउथ में हो, जी जी, तो हेलीकॉप्टर ऐसे एरियाज में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जहां लैंडस्लाइड भी होता है और आसानी से गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। पवन हंस का ऑपरेशन ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में है। हमने एक बेस भी बना दिया है गुवाहाटी, और उस बेस में लगभग 14 हेलीकॉप्टर हमारे ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को कवर अप कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमें मौका दी और एक्सपेंशन का, तो हेलीकॉप्टर और भी खरीदे जाएंगे। और मेरा खुद का अपना एक कैलकुलेशन है। मैंने ये 2014 में मैंने एक बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया था कि मिनिमम अगर 500 हेलीकॉप्टर भी पवन हंस रखता है तो वो भी नाकाफी है। क्योंकि आपके पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, बिल्कुल, आपके मेडिकल एवोकेशन के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, बिल्कुल, आपके इनएक्सेसिबल एरियाज जहां जहां पे भी कवर्ड रोड से नहीं हो सकते, बाई सी नहीं हो सकते, वहाँ के लिए चाहिए। और उन तमाम जगहों पे जाने की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होने की ज़रूरत है जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं। अच्छा, आपने भी बताया कि 264 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये आप भारत सरकार की बात कर रहे हैं? पूरे इंडिया में, मतलब प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास को भी शामिल करके? क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंसिंग की जो बात होती है वो ओपन है उनके लिए? वो हाँ, सभी के लिए ओपन है जी, ओपन है। बट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एक थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर्स है, इसके लिए हर कोई इस फील्ड में ज़्यादा आता नहीं है। और गवर्नमेंट अभी जैसे एटीएफ पे सब्सिडी दे दे जी, या हेलीकॉप्टर पार्ट्स जो आते हैं बाहर से उसमें जीएसटी में छूट दे दे जी, हेलीकॉप्टर लाने के लिए कुछ और सुविधाएं दे दे लोगों को, तो आसानी से यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ सकते हैं और जैसा संचालन आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर पर और पवन हंस पर बात हुई। बड़ा शौक होता है बच्चों को जब वो आसमान में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखते हैं कि मेरा भी हेलीकॉप्टर होगा और मैं भी हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। इसके लिए जो कोर्स है या फैसिलिटीज़ हैं पायलट बनने के लिए, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, आज भी वो आम आदमी की पहुंच से, एक आम स्टूडेंट की पहुंच से दूर है। वो उसका ख्वाब अब से 30, 40, 50 साल पहले भी ख्वाब ही था और आज भी आम हिंदुस्तानी के लिए ख्वाब। आपको मैं एक बहुत ही ताज्जुब की बात बता रहा हूँ जी। एज ऑन डेट एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग दे, अनफॉर्चुनेटली।
2 जगह पे थे, वो दोनों जगह पे हेलीकॉप्टर उनके दोनों ग्राउंड है, एक HL में और एक फुर्सतगंज रायबरेली में। 2 जगह हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी ग्राउंडेड हो गए, वहाँ पे भी नहीं हो रहे। और जो बच्चे हमारे बाहर जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग लेने के लिए, उनका जो हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग में जो पैसा खर्चा होता है वो फिक्स विंग से ज़्यादा होता है, हवाई जहाज से ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी से इस लाइन में बहुत कम लोग। ये आपने बताया कि HAL का था और फुर्सतगंज बरेली में था, ये क्यों बंद हो गए, इनके पीछे वजह? एक तो एजिंग था, ज़्यादा एज का हेलीकॉप्टर हो गए थे, और एक क्रैश होने की वजह से हो गया था, तो वो दोनों हेलीकॉप्टर वहाँ पे वो लोग नहीं जला पाए। अगर हिंदुस्तान का कोई बच्चा आज हेलीकॉप्टर चलाना चाहे, उड़ाना चाहे, उसको बाहर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बाहर ही जाना हो, बाहर ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, पवन हंस और जो जामिया के साथ हमने MU किया है, उसमें भी हमने BSc एविएशन के नाम से नाम डाला है, कि जिसमें हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग हम रोहिणी हेलीपोर्ट पे कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक MU जामिया के साथ साइन किया है, और आगे ये इंजीनियरिंग कॉलेज फुल फ्लेज होने के बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग भी दी जाए। अभी वो शुरू नहीं हुई? अभी शुरू नहीं हुई है। ये जिस कोर्स की आप बात कर रहे हैं, ये कोर्सेज भी कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने कॉलेजेस में है हिंदुस्तान में? अभी हिंदुस्तान में फिलहाल जो है लिस्ट जो अभी आई है, कल मैं लेटेस्ट जो लिस्ट देख रहा था, 35 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन सब प्राइवेट हैं। 35 प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। पवन हंस और जामिया एक वाहिद यूनिवर्सिटी है और एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की इस कोर्स को लेके आगे बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन हंस का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो आपके हेलीपोर्ट पे होगा रोहिणी में, जो कि फुल फ्लेज हेलीपोर्ट है, और जामिया BSc एरोनॉटिक्स की डिग्री प्रोवाइड करेगी, वो भी इंडिया में एक पहला ही कोर्स होगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की तरफ से पहला इनिशिएटिव होगा। आखिर हम इस फील्ड में इतनी देर से क्यों आए, इसकी क्या वजह है? अब उसकी वजह तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अवेयरनेस कम है एविएशन की, और लोगों को मालूमात ना होने की वजह से, और कॉस्टली अफेयर होने की वजह से, क्योंकि जो भी लोग भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनका मेन क्राइटेरिया है प्रॉफिटेबिलिटी। अभी जो हम 2 सेमेस्टर में जो पैसे यहाँ पे ले रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट हैं जिनके पास डिग्री भी नहीं है, BSc एरोनॉटिक्स भी नहीं है, खाली ये कोर्स ही है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, बेसिकली ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको, कि हाँ आपने ये ट्रेनिंग ली है जो लाइसेंस लेने के लिए रिक्वायर्ड है, मॉड्यूल आप पास करते हैं, वो लोग डबल पैसे ले रहे हैं स्टूडेंट से, यानी यहाँ का जो है उससे भी डबल ले रहे हैं एक उससे, जबकि उनके पास वो नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जो कि पवन हंस और जामिया के पास है। इस कोर्स का मॉड्यूल क्या है जो आपने जामिया में शुरू किया है, और बच्चे उसमें कैसे एनरोल हो सकते हैं? एक्चुअल में जामिया में ये कोर्स बहुत पहले आया था, 86 में 2 बैच निकले थे जी, और दोनों बैच आज की डेट में हम लोग उस बैच का मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। 58 स्टूडेंट निकले थे, 58 स्टूडेंट में से 54 आज की डेट में सब टॉप पोजीशन पे हैं हिंदुस्तान के तमाम एयरलाइंस में और फॉरेन एयरलाइंस में। आपके इंडिगो के वाइस प्रेसिडेंट जामिया के प्रोडक्ट हैं। एयर इंडिया जो और इंडियन एयरलाइन जो पहले थी, एयर इंडिया में जो उनके जो बेस मैनेजर्स हैं, उनके मेजर मेंटेनेंस मैनेजर हैं, लाइन मेंटेनेंस मैनेजर्स हैं, सब जामिया के प्रोडक्ट हैं। यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में भी कुछ ऑफिसर जो ऐसे हैं जो जामिया के प्रोडक्ट हैं, और जो उन्होंने वहाँ पे आज डायरेक्टर की पोस्ट पे, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे वो लोग तैनात हैं। ये जो कोर्स आपने यहाँ जामिया में शुरू किया है, इसमें अगर कोई बच्चा एनरोल होना चाहे तो उसको कैसे आना होगा, क्या क्राइटेरिया है? इसका बेसिक क्राइटेरिया है कि आप स्टूडेंट को 10+2 होना चाहिए, और जामिया ने अपना एक चूँकि एक म्यार है, इसके लिए उन्होंने 55% मिनिमम PCM मार्क्स रखा है। उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और उस इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ लिए जाए। आपने ही शुरू किया, कैसे, इसके बारे में कुछ बताइए कि इतने दिनों के बाद कैसे ख्याल आया, और जामिया जैसी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसने भी खुद इतने लेट ये कोर्स क्यों शुरू किया? सच्चाई ये है कि बॉम्बे में एक अलमनी एसोसिएशन का प्रोग्राम था
तो यहाँ के उस वक्त के वाइस चांसलर तलत अहमद साहब चीफ गेस्ट वहाँ पे बन के आए थे। तो मैंने उनसे तस्करा किया कि सर मैं भी जामिया का प्रोडक्ट हूँ और जामिया से मैंने ये कोर्स किया है और हम चाहते हैं कि ये कोर्स जामिया में दोबारा आ जाए, तो आप हमारी इसमें मदद करिए और इस कोर्स को दोबारा लेके आइए। तो बोले क्या करना पड़ेगा? हमने कहा अब हमारे जो चेयरमैन हैं CMD डॉक्टर BP शर्मा जी से आप बात करिए और उन्हें इनवाइट करिए एक डिस्कशन के लिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए और इस कोर्स को दोबारा शुरुआत करिए। क्योंकि जब हमने ये कोर्स किया था उस ज़माने में ये डिप्लोमा हुआ करता था और हम उस टाइम पे भी हमने फाइट करी थी, क्योंकि ये 12th साइंस के स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं, सब मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, तो उनको डिग्री दिया जाए। और रिसेंटली उस समय जब ये प्रोग्राम हुआ था, एक DGCA का एक नोटिस आया था कि इस कोर्स को डिग्री का दर्जा दिया जा सकता है अगर कोई यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती है, उसको चलाती है, तो उसके क्यूरिकुलम के साथ में इसको मर्ज करती है, जो DGCA के जो मॉड्यूल्स एग्जाम्स हैं। वो एक सर्कुलर आया था, उस बेसिस पे मैंने तलत साहब से, प्रोफेसर तलत साहब ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और उन्होंने फिर दिल्ली आने के बाद में मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाइए और अपने चेयरमैन साहब को लेके आ जाइए। हम लेके आए और बात वहीं से शुरुआत हुई और आज हम लोग इस मंजिल तक पहुँचे हैं कि हमने स्टार्ट कोर्स कर दिया, 60 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और आगे अब और इरादा इसको एक्सपेंशन का है। जैसा कि हम चाहते हैं कि ये कोर्स के साथ साथ दुनिया में वो तमाम एविएशन के कोर्स हों जो हिंदुस्तान में नहीं है या वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप एविएशन में चल रहे हैं, इकाओ के थ्रू चल रहे हैं या कुछ चल रहे हैं, वो कोर्स यहाँ पे वापस आ जाए और स्टार्ट किया जाए। इस BSc एरोनॉटिक्स के साथ में ये जो मॉड्यूलर एग्ज़ाम DGCA का है, इसके साथ में उसको टाई अप करके इस कोर्स को बहुत आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस कोर्स के कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर हैं। मैंने खुद सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग ICAO, जो कि पूरी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करी थी, वो हमने सिंगापुर से हमने ट्रेनिंग हासिल करी है। हमने दूसरी भी टर्बोमेका से ट्रेनिंग हासिल करी है। हमने कुछ ट्रेनिंग फ्रांस में हासिल करी है। विभिन्न मुल्कों में जाकर के हमने कुछ ट्रेनिंग हासिल करी है। तो हम चाहते हैं कि जैसे SMS ट्रेनिंग यानी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग, आपका ह्यूमन फैक्टर ट्रेनिंग, आपका एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम ट्रेनिंग, क्रू शेड्यूलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और वो तमाम कोर्स एयरपोर्ट के ATC की ट्रेनिंग, वो तमाम कोर्स हिंदुस्तान में आ जाएं जो बाहर मुल्कों में चल रहे हैं और जामिया उसका इनिशिएटिव ले और इसको लेकर के आगे बढ़े। बेहतर, हमारी भी दुआ है ये कि आप इसमें कामयाब हो। मैं एक कंपैरिजन चाहता हूँ आपसे कि जैसे BSc इंजीनियरिंग होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसमें कंप्यूटर्स है या BArch है या मैकेनिकल है, केमिकल है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की। ऐसी इंजीनियरिंग की भी ब्रांच है। तो स्टूडेंट्स के सामने ऑप्शन तो एक आया, मगर ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितनी फीस है इसकी कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो क्या ये उनसे ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है? उन कोर्सों से इसकी फ़ीस ज़्यादा है। रीज़न ये है कि इसमें जितने भी इक्विपमेंट और जो वर्कशॉप इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पे लाए गए हैं काफ़ी कॉस्टली हैं। आप देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है जी। और कंपेरिजन आप नहीं कर सकते। जैसे एक मर्सिडीज़ को आप फेट के साथ कंपेरिजन करें, वो वाली बात हो जाएगी कि इस कोर्स का और दूसरे डिग्री कोर्स का आप कंपेरिजन करेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि शायद मैं ये क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है, सेफ्टी का इशू है और फाइनेंशियली ऑफ कोर्स। अब यहाँ से जो बच्चा तैयार होकर के निकलेगा 3 साल के बाद में और जिसने लाइसेंस ले लिया है और उसकी जॉब लगती है तो उसकी शुरुआत ही 1 लाख से होती है। आप एक बीटेक के बच्चे को, अभी मैंने कल परसों में बात कर रहा था, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं, मैं पूछा बेटा आपने क्या किया? बोला बीटेक किया है। मैंने कहा बेटा जॉब अप की? हाँ अंकल कर रहा हूँ। कितना पा रहे हो? अंकल अभी मुझे उन्होंने 9,000 से शुरू किया था, 6 महीने बाद 13,500 रुपये महीना किया है। बीटेक के स्टूडेंट 9,000 रुपये में काम कर रहा है। 9,000 से शुरू किया था, 6 महीने 9,000 में काम किया।
अब उसको 13,500 रुपये उन्होंने किए हैं 6 महीने के बाद। और इस कोर्स में अगर आपके पास लाइसेंस है, आज की डेट में किसी भी एयरलाइन में आप चले जाइए तो 1 लाख से कम लाइसेंस जो आप कह रहे हैं कहाँ से लेना? ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ग्रांट करती है। उसी की प्रिपरेशन के लिए ये मॉड्यूलर एग्जाम यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन। वहाँ और फीस अलग से देनी होगी? नहीं, वो उसकी कोई खास फीस नहीं है, वो तो बहुत नॉमिनल है। उसके एग्जामिनेशन फीस बहुत नॉमिनल है, 925 रुपीज समथिंग है। चलिए वो तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोन लेके एजुकेशन लोन की फैसिलिटीज कोर्स के लिए अवेलेबल है? क्योंकि कुछ कोर्सेज के लिए नहीं होती। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इस कोर्स के लाने में तला साहब, हमारे डॉक्टर बीपी शर्मा साहब जो सिमडी हैं, और जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एक डॉक्टर MQH बेग साहब हैं, जो कि जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। उन्होंने ऑफर दिया है कि इस कोर्स के लिए अगर कोई बच्चा लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसका लोन भी वो देंगे, और उन्होंने ऑफर भी दिया था। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स आज आप देख रहे हैं, सेटअप बहुत अच्छा हुआ है, बेहतरीन सेटअप हुआ है। DGCA की टीम जब आई थी तो उन्होंने कहा था इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड मतलब इंस्टीट्यूट वी हैव सीन इन इंडिया। तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने जो उनका जो फंड होता है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, उस फंड से इसमें काफ़ी काम कराया जामिया में। और इसके मैं कहता हूँ कि उनके बगैर ये कोर्स यहाँ तक लाना नामुमकिन सा था। प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो ये कोर्स करा रहे हैं, आपने बताया कि 35 इंस्टीट्यूट्स में होता है, गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट में करा रही है, जामिया मिलिया इस्लामिया में। उनकी फीस में और यहाँ की फीस में कितना डिफरेंस है? डबल का। वो लोग जैसे अभी हमें 1.30 ले रहे हैं तो समझ लीजिए वो 2.60 ले रहे हैं। डबल का, ऑलमोस्ट डबल का। 3 ही साल का कोर्स। कहीं पे और भी ज्यादा फर्क है, लेकिन ये मैं आपको एक मिनिमम बेंचमार्क दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ जामिया डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ वो डिग्री भी नहीं है उनके पास। उसका ड्यूरेशन कितना है? उनको अभी जो DGCA ने जो ड्यूरेशन दिया है 2 साल का, और जो मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है कि 2 साल का दिया है। हमें जो ड्यूरेशन दिया है, चूँकि हमें BSc एरोनॉटिक्स करना है तो हमें 3 साल का करना पड़ेगा, लेकिन मॉड्यूलर जो पेपर हैं वो हम 2.5 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जामिया के जो दूसरे कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, मैं अगर सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करूं, उनके कंपैरिजन में इस कोर्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो जामिया ही प्रोवाइड कर रहा है या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? नहीं, यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ये प्रीमिसेस जो है वो जामिया प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो इस कोर्स की जो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या लगाना है या इक्विपमेंट लाना है या मॉकअप, मान लीजिए आपको मैं एक छोटा सी बात बताऊँ, हाइड्रोलिक सिस्टम है, लैंडिंग गियर सिस्टम है, ऑटो पायलट सिस्टम है, इन सब के एक मॉकअप जो है वो सब पवन हंस प्रोवाइड कर रही है, वो लगा रही है। अच्छा, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने भी जामिया से पढ़ा और आज जामिया में ही एक कोर्स के डायरेक्टर आप बने हैं। ये सफ़र बड़ा तवील है, मैं कई सवालात इसके सिलसिले में आपसे करूँगा। ये मैं उस एहसास को जानना चाहता हूँ कि जिस इदारे में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस यूनिवर्सिटी में कोई एक बच्चा पढ़ने आता है और फिर वो एक दिन उसी इदारे में अपनी सर्विसेज भी देता है, अपनी खिदमत भी अंजाम देता है, तो क्या महसूस होता है? मैं आपको ये बताने फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि 2 मई को मेरा ट्रांसफ़र इस कोर्स के लिए सेटअप करने के लिए हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन डॉक्टर बीपी शर्मा जी ने किया था, और मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरा इमोशनल अटैचमेंट है जामिया के साथ, क्योंकि हमने यहाँ तालीम ली और फिर वापस यहीं आकर के इस कोर्स के हेड बने, तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा जो मकसद था कि जो डाउन ट्राडन है, वो चाहे किसी भी कास्ट से ले लीजिए, किसी रिलीजन से ले लीजिए, जो बच्चे ये तालीम नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये तालीम दी जाए और उनको लेके आया जाए। और ख़ासकर मैं चाह रहा था कि माइनॉरिटीज़ का जो एक बहुत बड़ा वाइड गैप है तालीम से, और उससे आप उनकी आबादी में उनके देख लीजिए 20 से 22% है, लेकिन अगर आप उनको जॉब में आप देखने जाएंगे तो 2 से 3%, 4%, इससे ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आते हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद के अपने कलीग में से हम 3 लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियर्स में, और मैं फ़ख्र के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उस इंजीनियर्स ग्रुप का भी
ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी मैं 17 साल अनअपोज रहा हूँ, 2000 से लेकर के 2018 2 अगस्त तक। एक बड़ी अहम बात आपने कही, मैं इस पर भी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम ये देखते हैं कि बचपन में तो बच्चे बहुत दिखते हैं स्कूल जाते हुए, लेकिन बीच में अचानक एक ऐसा दौर आता है 8th 9th 10th 11th 12th, एक ड्रॉप आउट की बहुत बड़ी तादाद होती है। 70-75% बच्चे दुकानों पे बैठ जाते हैं, कोई और काम करने लगते हैं। जहाँ तक मैंने अपना पढ़ा है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट मैंने देखी है, पढ़ी है। अभी एक IPS अधिकारी हैं नासिक में पोस्टेड हैं, उनकी भी मैंने बुकलेट पढ़ी है। रंगानाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, काफ़ी हद तक उसके हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट ये बन गया है कि हम जो है, हमें तो नौकरी मिलनी नहीं है। दिमाग में ये बात बैठ गई है। मैं भी, दूसरों की बात छोड़ दीजिए, जब मैंने 8वीं पास किया तो मेरे अंकल मेरे अम्मा से कहने लगे कि भाई इसको क्यों पढ़ने के लिए 9th क्लास में बाहर भेज रही हो? अरे काम तो उसको आगे गांव में खेतीहर मजदूर का काम करना पड़ेगा, तो क्यों इसको तुम पढ़ने के लिए भेज रहे हो? तो मुझे वो चचा की बात अभी भी याद आती है और सोचता भी हूँ कि उन्होंने, अगर मेरी माँ ने वो बात मान ली होती तो शायद हम आज आपके साथ बात नहीं कर रहे होते। चचा से जिक्र किया आपने बाद में? चचा अब फख्र महसूस करते हैं और जब भी मिलते हैं तो बड़ी दुआएं देते हैं और कहते हैं बेटा मेरा कैलकुलेशन गलत निकला, और क्योंकि मैं अपने पूरे ख़ानदान में वाहिद इंसान हूँ जो जॉब में हूँ। बाकी सब लोग खेती करते हैं, सब गांव में खेती करते हैं या छोटे मोटा बिजनेस करते हैं। जो आपने बताया अभी, जैसा आम मुसलमानों का हाल है, वही हमारे घर के लोगों के हाल है। ये बड़ा एक अलमिया है। हम आज भी फ़ख्रिया तौर पर 2 ही यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखते हैं, या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया। इन 70-72 साल में आज़ादी के 1947 से 2018 तक अगर हम बात करें, उस तरह की तहरीक, उस तरह की कोई काम एजुकेशन के लिए किसी ने करने की कोशिश नहीं की, और क्यों नहीं हो पाया? मेरा ये मानना है हमें बहुत ग्राउंड से चलना पड़ेगा जी। हमारे बच्चों के एजुकेशन की तालीम जो शुरुआत होती है वो मदरसे से होती है। आपका जो भी एजुकेशन सिस्टम को मेन स्ट्रीम में लाना है, आपको मदरसों से चालू करना पड़ेगा। आप मदरसे में जब तक ये एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस ट्रेनिंग, ये मैं मानता हूं कि इस्लामिक तालीम अपनी जगह है, जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके मज़हब के लिए ज़रूरी है, आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इस दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है, कुछ बनना है, तो आपको दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत जड़ जो है वो मदरसों से चालू होनी चाहिए। आज हमारे मदरसों में कंप्यूटर होने चाहिए, हमारे मदरसों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होनी चाहिए। शुरुआत वहाँ से होनी है। जब तक आप शुरुआत वहाँ से नहीं करेंगे तो ये जो ड्रॉप का रेशियो है ये चलता रहेगा, और हमारे माइंड सेट अगर वही रहे कि भाई हमें तो जॉब मिलनी नहीं है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं खुले दिल से कहता हूँ कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा किसी की तरफ से कि मुझे कहीं मोहम्मद अमीर होने की वजह से कहीं मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया हो। क्योंकि आज भी मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट मटेरियल का हूँ पवन हंस में, हेड ऑफ BSc एरोनॉटिक्स जामिया मिलिया में भी हूँ, मैं चीफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी हूँ। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन होता तो मोहम्मद अमीर के साथ भी होता। बिल्कुल होता। तो अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो टैलेंट है, मैं ये नहीं कहता कि 9-10 का, लेकिन जहां आपका टैलेंट है आपको कोई नहीं रोक सकता आगे आने से। लेकिन उसकी बुनियाद जो है आपको मदरसों से शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग हमारे मदरसे से, जो वहीं पे रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी हमको, वहीं से अपने एजुकेशन को, वहाँ आपको अच्छी फैकल्टी लगानी पड़ेगी। आज मैं सुनता हूँ कि हमारे गांव के मौलवी साहब बात कर रहे थे, मैंने पूछा मौलाना साहब आपको कितना पाते हो? हमारे गांव की लैंग्वेज में मैं बोलना चाहता हूँ, अरे बाबू 4500 पाइथन। जो इंसान 4500 रुपया महीना पा करके वो क्या तालीम देगा? वो बच्चा आगे बढ़ के क्या बनेगा? वैसे तो हम भी वही उसी मदरसे से पढ़ के निकले हैं। हम टाट लेके जाते थे,
तख्ती घर से लेके जाते थे, वो स्टार्ट पे बैठते थे, तख्ती में लिखते थे, आते थे। अब बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हौसला देना है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं कर सकता, आपको पीछे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल एडवांसमेंट है तो आपकी सोशल एक्सेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और एक मैं कहता हूं कि पूरा मुसलमान खाली तालीम पे जोर दे दे तो हिंदुस्तान की जो इनकी दशा है वो चेंज हो जाएगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमें अपने मौलवी साहब को भी पढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने मौलवी साहब को भी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लाना पड़ेगा, तभी आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल संवरेगा। इसके लिए कोशिश तो वही है कि हमें मदरसों तक जाना पड़ेगा, लेकिन मदरसे वाले कहते हैं कि साहब हमें मत छेड़िए, हम पे हाथ मत रखिए, आपको स्कूल खोलने हैं तो खोलिए, आपको कॉलेज खोलने हैं तो आप कॉलेज खोलिए। उसके लिए तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका जो है, जैसे कि अभी मुझे मौका मिला, अल्लाह ने मौका अता किया, मैंने प्रोफेसर तलत अहमद साहब, वाइस चांसलर एक्स जामिया मिल्लिया साहब से मैंने बात करी, वो एग्री किए, इस कोर्स को हम लेके यहाँ आए। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो 2% 4% ही क्यों ना पढ़ा, उन सब के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर इस कौम को आगे लाना है तो हमें उनको तालीम में आगे लेके आना पड़ेगा जी। ये बड़ी अहम बात है। हमने ये देखा है कि जो बच्चा पढ़ लेता है, जो लड़का काबिल हो जाता है, वो अपनी सोसाइटी की तरफ वापस लौट के कम ही जाता है। अगर जितने काबिल और कामयाब लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनमें से 30% लोग भी वापस सोसाइटी की तरफ अपना रुख कर लें तो शायद तस्वीर बदल सकती है। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और मैं यहाँ तक कि अपने मदरसे में, अब कहने वाली बात नहीं है, मैंने उनको कंप्यूटर डोनेट किया। मतलब वो चंदा लेने आते थे, मैं कहता था मैं आपको चंदा नहीं दूंगा, आप मुझसे बुक्स ले जाइए जो बच्चों के उनके एडवांसमेंट के लिए चाहिए, आप मुझसे कंप्यूटर लेके जाइए, ये सब चीज़ें लीजिए। ये जो आप लोग एक तरीके से चंदा लिए साल में 1-2 बार और उसके बाद में 400-500 बच्चों को पढ़ाए और मौलवी पढ़ाए, हमने कहा आप कितना मौलवी पैदा करेंगे, कितना वो तालीम है। भाई आपकी इस्लामिक तालीम जो है, आप कुरान शरीफ पढ़ लिए, आपको मीनिंग आपको आती है, हदीस पढ़िए, आप मीनिंग से पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, कौन आपको रोकता है? ये तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है। नहीं, इसको इसके लिए कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन पूरा दुनिया, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में मैं एक दिन देख रहा था कि हमारे कितने मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया है, या जो साइंटिस्ट हुए हैं, वहां पे भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मिडिल ईस्ट, जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी इस तालीमी उस पर ध्यान उनका नहीं है। मैं कहता हूँ सब चीजें छोड़ करके सिर्फ अगर तालीम की तरफ सब लोग लग जाएं, अपना हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया के ममालिक जो यहाँ पे भी जो डाउन टाउन है, जो वंचित हैं, जिनको तालीम में इसका नहीं है, उनको अगर तालीम अच्छी दी जाएगी, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे और इस चीज़ को लेके आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। मैंने शुरुआत यहाँ से की थी कि जब आप जामिया लौट के आए तो आपको कैसा महसूस हुआ। इस गुफ्तगू की शुरुआत मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप जामिया छोड़ के गए थे और जब आप जामिया वापस आए इस कोर्स के लिए, कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है उस दौर में और इस दौर में? सच बात यह है कि जब मैं जामिया को छोड़ के गया था तो जामिया इतना, यहाँ पे इतना एडवांसमेंट नहीं आया था। नया नया कोर्स उस वक्त मास कम्युनिकेशन आया था और ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का उसी वक्त नींव पड़ी थी, जो बीटेक एमटेक की है उसी वक्त नींव पड़ी थी। और आज जामिया बहुत विकसित हो चुका है और ये जो इस तरीके के कोर्सेज को अगर जामिया ने आगे बढ़ाया, और इसमें अब जैसे मैं एविएशन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जब जामिया 100 साल बनाएगी, 2 साल बाद इनका, अभी 98 ईयर्स का इनका चल रहा है, 100 साल जब बनाएगी, सेलिब्रेशन करेगी, तो ये इंस्टीट्यूट जो है जामिया का, हिंदुस्तान का नहीं, मैं आपको बोलता हूं, पहला ग्रेजुएट निकलेगा। नहीं, पहला नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे दुनिया में एक अपना मार्क बनाएगा इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि उस डेडिकेशन के साथ में
हमें बताना भूल गया कि मैं पिछले 5 महीने से मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। ना मैं संडे लिया हूँ, ना हॉलीडे, ना दिवाली, ना कोई त्यौहार की भी मैंने छुट्टी नहीं ली है। डेडिकेशन से मैं और मेरी टीम, ये क्रेडिट जो जाता है मेरी टीम को जाता है कि वो मेरे साथ लगे रहे। मैंने उनको जिस तरीके से डायरेक्शन दिया, जिस तरीके से बताया, वो करते रहे और आज को इस कोर्स को इस बुनियाद पे लेके आए हैं। और अभी तो बहुत आगे जाना है हमें तो अभी बहुत चलना है, बहुत आगे जाना है। बिल्कुल, पूरी टीम इकट्ठी आगे बढ़ती है। लीडरशिप अगर बेहतर हो तो पूरी टीम बेहतर काम हाँ, करती है। और हमारी टीम ने मेरा पूरा सपोर्ट दिया है। यहाँ तक कि जामिया के जो प्रोफेसर्स हैं, जो डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग हैं मेहताब साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं और जो और कमेटी के मेंबर्स हैं, सब ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है और जामिया की तरफ से हमें फुल कोऑपरेशन मिला, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। आपने जिक्र किया था कि आपकी वालिदा ने जब 9th में आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजा तो चचा ने कहा था कि कहाँ क्यों पढ़ने भेज रही हो, नौकरी तो मिली। नौकरी तो मिलने नहीं, उसको खेती करना है। जी, खेती करना है। तो जब अब आप लौट के अपने गांव जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो उनका रवैया क्या होता है? हालांकि अब तो एक जनरेशन गैप आ गया, तो मेरे ख्याल से उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और अच्छी तालीम हासिल कर रहे होंगे। तो जब लौट के कामयाबी हासिल करने के बाद घर लौट के जाते हैं, वो वाला एहसास क्या होता है? एक खुशी का एहसास होता है और एक ये भी होता है कि मैं अपने वो ख़ानदान, वो गांव, उस इलाके के लिए भी कुछ कर पाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं यूपी के उस पार्ट से बिलोंग करता हूँ जो सबसे गरीब तबका है, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। मैं आपको बताना मतलब मुनासिब है कि बता दूं कि जब मैं पढ़ता था 5वीं क्लास में, 6th क्लास में, तो वहाँ से मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बीच में एक नदी आती थी, वो तैर करके जाना पड़ता था। तो हम अपना प्लास्टिक के उसमें अपना कपड़ा और बस्ता रखते थे और उसको पार करते थे और उसको पैदल जाते थे। वहाँ अब सड़कें बन गई हैं, आने जाने का रास्ता बन गया है, तो बहुत बदलाव आ गया है। हम 12वीं तक जब तक हम पढ़ाई किए हैं तब तक हमारे गांव में लाइट नहीं थी। हम वही लालटेन और चिराग के नीचे पढ़ाई करते थे। क्या ख्वाब थे आपके उस जमाने में? उस वक्त कोई ख्वाब नहीं था, बस ये था पढ़ना है, पढ़ना है, कुछ बनना है। हमने लाइफ में कभी नहीं सोचा कि हमें कुछ कर मतलब ये बनना है। और मेरा एक बहुत फर्म बिलीव है ऑलमाइटी अल्लाह पे कि जो अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा। आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ। आज जब आपने इतना अचीव कर लिया, इतनी बड़ी पोजीशंस पे आप रह चुके हैं, इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, पलट के पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं रुक जाना चाहिए था पहले और वहाँ बेहतर हो सकता था, या वहाँ से उस रास्ते से मुड़ जाना चाहिए था तो शायद किसी बेहतर मंजिल की तरफ चले जाते, या जहाँ हैं आज यही बेहतर मंजिल है? मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ। एडवर्सिटी में भी मैं समझता हूँ कि कुछ पॉजिटिविटी निकलेगी। तो मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहा और जो मैंने सोचा अल्लाह ने वो अता किया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि जो कामयाबी हम हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक फिलोसफर, मैं थोड़ा किताब में बहुत पढ़ता हूँ, एक फिलोसफर की एक बात बताना चाह रहा था, आपको अर्ज करना चाहता हूँ। उसने लिखा है कि माई मेन पर्पज इन लाइफ इज टू डू समथिंग यूजफुल एंड कंस्ट्रक्टिव फॉर आवर फेलो मैन एंड वोमेन, नॉट टू लिव माई लाइफ इन वैन बट propel mankind forward, if even by a fraction. That's why I would like to become interested, which gives me neither extra bread nor power, but our society will heaps a lot of grain and vast power. That is my philosophy of life. सोसाइटी को पलट के जब देने की बात आती है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम कुछ किसी को चंदा दें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम किसी को सर्दी में लिहाफ दें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम किसी के बच्चे को किताबें दें। सोसाइटी के लिए एक बहुत कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत होती है, और वो होती है उसकी आइडियोलॉजी को बदलना, उसकी थिंकिंग को बदलना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाना। मैं अगर एक जो चीज़ मुझे लगती है कि मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे ये सेटअप हो जाने के बाद ये इंस्टीट्यूट, मुझे उन तमाम जगहों पे जाना है जहाँ चाहे वो किसी बरेलवी हजरात के हों, चाहे अहले हदीस के हों, चाहे देवबंदी हजरात के हों, उन तमाम लोगों पे जाना है
कि भाई अगर आप एक खुदा पे, एक रसूल पे ईमान रखते हो और दुनिया में भी अपनी संवारना चाहते हो, तो आपको अपने बच्चों को तालीम की तरफ बढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी कहा था अगर तालीम हासिल करना है तो क्यों ना चाइना जाना पड़े, आप चाइना जाइए। उस ज़माने में जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तो उस चीज़ को मैं कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक रास्ता पकड़ लीजिए, एजुकेशन। वही एक एम बना लीजिए कि मुझे हर बच्चे को, हर इंसान को तालीम याफ्ता बनाना है। सब चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कुछ है मन में, कोई प्लान है कि तालीम के लिए कुछ करना है अपने हाँ, मेरा प्लान है। प्लान ए तो ये था कि बहुत पहले 28 साल पहले जो मैंने ख्वाब देखा था कि जामिया में बीएससी एरोनॉटिक्स आना चाहिए, वो अल्लाह ने पूरा कर दिया। अब मेरा दूसरा ख्वाब ये है जो मैंने आपको बताया कि मदरसों के तालीम को एडवांसमेंट की तरफ लेके आना है। उस सिलसिले में मैं तमाम जगहों पे दौरा करना चाहता हूँ, इन तमाम लोगों से मिलना चाहता हूँ और उनको क्यूरिकुलम के साथ मिलना चाहता हूँ कि ये आप, ये नहीं कहता हूँ कि आप वो तालीम को हटा दीजिए, उन तालीम के साथ साथ इन तालीम को भी आप वो रखिए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़, अहम चीज़ है, हर मुसलमान को अपने अखलाकियात से दूसरों को जोड़ना है, दूसरी कम्युनिटी लोगों को जोड़ना है, चाहे कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल के जो आपने देखा होगा, वो एक लेडी थी जो कह रही थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो यहाँ पे सबको करनी, कूड़ा डाल, उनका तो बहुत मशहूर है। एक और लेडी थी जो वो शहर छोड़ के जाने वाली थी, तो बोले मेरा गठरी उठा दो, मैं यहाँ तो मोहम्मद आने वाला है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उनकी गठरी उठाई और बाहर तक लेके गए। तो छोड़ने जब आए तो लेडी ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो इतना बोझ उठा के यहाँ तक लाया, मैं ही मोहम्मद हूँ। तो फिर वो लेडी लौटाई और उसने अल्लाह के रसूल को अपना वो मान लिया, पैगंबर मान लिया। तो ये अखलाकियात का दर्स देना बहुत अखलाकियात हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है, अखलाकियात को हमको दुरुस्त करना है। और उस अखलाकियात में निगेटिविटी चारों तरफ है। आज देख लीजिए, टीवी को आप उठाएंगे तो आपको निगेटिविटी ही दिखेगी। मैं तो टीवी देखना ही बंद कर दिया हूँ। बहुत लोगों ने कर दिया जी। तो मैं हमारा टीवी देखा कीजिए, आप तहजीब टीवी जरूर देखें। मैं बिलीव करता हूँ और मैं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं देखते होंगे कि मैं मोटिवेशनल जो लोग हैं, जो मोटिवेट करते हों, वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, क्रीड के हो, रिलीजन के हो, मैं उनको लोगों को तरजीह देता हूँ कि वो लोग जो पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि हमें जो वर्क, मुझे एक चीज लगता है कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ काम करना चाहिए। आपके अंदर 99 खराबियां हों या मेरे अंदर 99 खराबी, एक अच्छाई हो सकती है। वी शुड वर्क ऑन दैट पॉजिटिव, एंड वो पॉजिटिविटी अगर आप करेंगे, मैं कहता हूँ वो 99 जो कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव सोसाइटी को बनाती है। जो भी पॉजिटिविटी है, और हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, जिसको भी अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया। कोई 100% नेगेटिव नहीं है। मैंने महसूस किया कि वाकई आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और आपका एजुकेशन को लेके जो आपका एक न सिर्फ एम है बल्कि जुनून जो आपके अंदर नज़र आता है। इंशाल्लाह आप अपनी उस मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे जो आपके मन में है, उस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेंगे जो आपके मन में है। एक स्टूडेंट के तौर पर, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कुछ शौक़ भी होते हैं एक इंसान के। किसी को गाने का शौक़ होता है, किसी को म्यूज़िक का या पोइट्री का। आपका शौक़ क्या रहा है? मैं वक्त के साथ बदलता रहता है। पहले मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था। मैं दिन भर में 3 फिल्में देख जाता था, पूरा टाइम देखता था। फिर मुझे गाने सुनने का शौक़ हुआ, वो भी ओल्ड सॉन्ग्स, वो देखने लगा। फिर काफ़ी दिनों से, मैं जब से हज करके आया हूँ, उम्रा भी मैंने 2 किया है, उसके बाद से अब मुझे जो यूट्यूब पे मौलाना तारिक ज़मील हैं या इसरारुल हक साहब हैं या ऐसे लोग हैं जो एक तालीम दे रहे हैं कि अपने आप को किस तरीके से हम अपलिफ्ट करें, अपने आप को सुधारें, वो चीज़ों में शौक़ हुआ। और अब मैं ज़्यादा टाइम जो है, जो भी मेरा टाइम मुझे मिलता है, गाड़ी में जब मैं बैठता हूँ तो मैं कुरान शरीफ खोल लेता हूँ, वो पढ़ता हूँ और उसका तर्जुमा सुनता हुआ
यहाँ ऑफिस तक पहुँच जाता हूँ। क्या बात है। ये मैंने एक मशगूल बना लिया है, यहाँ से गाड़ी में बैठूंगा तो कुरान शरीफ खोल लूँगा। कुरान शरीफ का आपने जिक्र किया, जब हम मौलाना हजरात से बात करते हैं कि साहब आप मदारिस में साइंस की तालीम क्यों नहीं देते, तो वो यही बात कहते हैं कि पूरा कुरान मुकम्मल साइंस है और जो साइंस है मॉडर्न वो कुरान से निकली है, मगर खुद साइंटिस्ट पैदा नहीं करते। आप मदरसे की तालीम और करिकुलम और सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों को उसमें शामिल करेंगे? कुरान शरीफ तो खुद अपने आप में एक साइंस है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। बिल्कुल। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है और जो मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ या जानकारी हुई है, जो मैं समझना चाहता हूँ, एक जगह हमने देखा है, वहाँ पे अल्लाह ताला कहता है, मैं आपको साइंटिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, क़यामत के दिन पानी में आग लग जाएगी, है ना, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। तो मैं सोचा ये पानी क्या है? दैट इज H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अल्लाह को तो सिर्फ कुन कहना है, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। हाइड्रोजन खुद ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। तो इसका मतलब कुरान शरीफ जो कह रहा है वो सच्चाई है, साइंटिफिकली फैक्ट है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कह रहे थे ना, कुरान शरीफ तो है ही है साइंटिफिक, बिल्कुल, पूरा एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। आप उसमें कहाँ लिखा है कि आप दुनिया के ये तालीम को इसको करो? आप अल्लामा इकबाल की देखिए, उनके ये जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का एक फ़र्क है, ये आखिरी सवाल है मेरे से, क्योंकि आपने ये तालीम बहुत हासिल की है और आप आज जहाँ पे अपनी तालीम की बदौलत हैं, अब आप कुरान में भी एक रिसर्च कर रहे हैं। दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, ये फ़र्क क्यों पैदा कर दिया गया और क्या ये फ़र्क है दुनियावी तालीम दीनी तालीम का? फ़र्क नहीं था, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, मैं बोलूँगा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, माफ़ कीजिएगा मुझे, मौलाना और ये जो सो कॉल्ड अपने आप को धर्म के ठेकेदार, इन लोगों ने इसमें डिवाइड डाला है। वो अपनी पहचान को, अपने उसको उसमें क्या बोलते हैं, रखने के लिए इस चीज़ को डिवीज़न, अदरवाइज कोई डिवीज़न नहीं है। एक आखिरी सवाल बस मैं अब आपसे करना चाहता हूँ कि जो मुल्क का नौजवान है और बिलखुसूस मुसलमान, जो कि तालीम को लेकर बड़ा नेगेटिव रहता है, जॉब्स को लेकर बड़ी नेगेटिविटी उसके अंदर है, उसके लिए क्या पैगाम है? मैं उन सबसे अर्ज़ करूँगा कि भाई आप जिस पोजीशन पे हो, जहाँ पे भी हो, आप तालीम हासिल करो। अगर आप वैसे तालीम नहीं हासिल कर सकते तो आजकल डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, करेस्पॉन्डेंट कोर्सेज हो गए हैं, आप तालीम हासिल करिए। मेरा एक ही पैगाम है सबके लिए कि तालीम, तालीम और तालीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीर साहब।